बर्फ का मैदान। आय डॉक्टर की सूची। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने और अपने देश के लिए इसकी खोज का सम्मान और गौरव प्राप्त करना हेटेरस का एक साहसिक कार्य था। लेकिन अब उसने वह सब कुछ कर लिया था जो मानवीय शक्ति में था, और 9 महीने तक धाराओं और तूफानों के खिलाफ संघर्ष करने, हिमखंडों को चकनाचूर करने और लगभग दुर्गम बाधाओं को तोड़ने के बाद, एक अभूतपूर्व सर्दी के बीच, अपने सभी पूर्ववर्तियों से आगे निकलने और अपना आधा काम पूरा करने के बाद, उसने अचानक देखा कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उसके थके हुए चालक दल के विश्वासघात, या बल्कि निराशा, और उनमें से एक या दो प्रमुख आत्माओं की आपराधिक मूर्खता ने उसे और उसके छोटे से दल को एक भयानक स्थिति में छोड़ दिया था, एक बर्फीले रेगिस्तान में असहाय, अपनी जन्मभूमि से 2500 मील दूर, और बिना किसी जहाज के उन्हें आश्रय देने के लिए। हालांकि हेटेरस का साहस अभी भी कम नहीं हुआ था। जो 3 आदमी उसके पास बचे थे, वे उसके जहाज पर सबसे अच्छे थे, और जब तक वे वहां थे, वो उम्मीद कर सकता था। कैप्टन के प्रसन्नचित्त, मर्दाना शब्दों के बाद, डॉक्टर को लगा कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि वे अपने भविष्य को निष्पक्ष रूप से देखें और चीजों की सही स्थिति जानें। इसलिए अपने साथियों को छोड़कर वह विस्फोट स्थल पर अकेले ही चला गया। फॉरवर्ड, वो ब्रिगेड जिसे इतनी सावधानी से बनाया गया था और जो इतनी प्यारी हो गई थी, उसका कोई निशान नहीं बचा था। आकारहीन काले पड़ चुके टुकड़े, लोहे की मुड़ी हुई सलाखें, केबल के सिरे अभी भी सुलग रहे थे, और यहाँ वहाँ दूर दूर तक धुएं की सर्पिल मालाएं हर तरफ से उसकी नज़र में आ रही थीं। उसका केबिन और उसके सभी कीमती खजाने गायब हो गए थे, उसकी किताबें और उपकरण और संग्रह राख में बदल गए थे। जब वह अपने अपूरणीय नुकसान के बारे में शोकपूर्ण ढंग से सोच रहा था, तो जॉनसन उसके साथ आ गया, जिसने अवाक दुख में उसका हाथ पकड़ लिया। हमारा क्या होगा? डॉक्टर ने पूछा। बूढ़े नाविक का जवाब था, कौन बता सकता है। खैर, क्लोबोनी ने कहा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें पुरुष बनना चाहिए। हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, आप सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता दिखाएं। हम बहुत बुरे हालात में हैं और इससे कैसे बाहर निकलें, यही सवाल है। बेचारी बूढ़ी ब्रिगेडियर, डॉक्टर ने कहा, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। मैं उससे वैसे ही प्यार करता था जैसे कोई उस घर से प्यार करता है जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो। अरे, यह अजीब बात है कि ये तख्ते और शहतीर किसी के दिल पर कैसा असर डालते हैं। और वह लंबी नाव, क्या वह जल गई है? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मिस्टर क्लोबोनी, शेंडन और उसके गिरोह ने इसे उठा लिया है, और पिरोग 1000 टुकड़ों में बिखर गया। रुको, क्या तुम लोहे के उन टुकड़ों को देख रहे हो? बस यही बचा है। तो फिर हमारे पास हल्के बोट के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो अभी भी हमारे पास है। उसे अपने साथ ले जाने के आपके विचार के लिए धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा, ये ज्यादा नहीं है। ओह, ये नीच गद्दार, जॉनसन ने चिल्लाते हुए कहा। स्वर्ग उन्हें उनके योग्य दंड दे। जॉनसन, डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बुरे दिनों में केवल सबसे अच्छे लोग ही अच्छे बने रहते हैं, बहुत कम लोग मुसीबतों का सामना कर पाते हैं। हमें अपने साथी पीड़ितों पर दया करनी चाहिए, उन्हें कोसना नहीं चाहिए। अगले कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे, और फिर जॉनसन ने पूछा कि स्लेज का क्या हुआ। जवाब मिला, हमने इसे लगभग 1 मील दूर छोड़ दिया। सिम्पसन के प्रभारी, नहीं, सिम्पसन मर चुका है, बेचारा। सिम्पसन मर गया। हाँ, उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई, और वह सबसे पहले डूब गया। बेचारा सिम्पसन। और फिर भी कौन जानता है कि क्या वह ईर्ष्या का पात्र नहीं है। लेकिन जिस मृत व्यक्ति को हम पीछे छोड़ आए हैं, उसके बदले हम एक मरते हुए व्यक्ति को वापस ले आए हैं। एक मरता हुआ आदमी। हाँ, कैप्टन अल्टामोंट। और कुछ ही शब्दों में उन्होंने जॉनसन को अपनी खोज के बारे में बताया। जॉनसन ने कहा, एक अमेरिकी, जब गायन समाप्त हुआ। हाँ, हर चीज़ यही साबित करती है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पोपोइस क्या थी, और उसे इन समुद्रों में क्या लाया। वह बाकी साहसी लोगों की तरह अपने विनाश की ओर भागी, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोयला मिला? डॉक्टर ने दुख से अपना सिर हिलाया। कोयला नहीं,
कोई निशान नहीं। नहीं, हम सर एडवर्ड बेल्चर द्वारा बताई गई जगह तक भी नहीं पहुंच पाए। बूढ़े नाविक ने कहा, तो फिर हमारे पास कोई ईंधन नहीं है। नहीं, और कोई भोजन सामग्री नहीं। नहीं, और इंग्लैंड वापस जाने के लिए कोई जहाज नहीं। इन निराशाजनक वास्तविकताओं का सामना करने के लिए वास्तव में साहस की आवश्यकता थी, लेकिन एक क्षण के मौन के बाद जॉनसन ने पुनः कहा, खैर, वैसे भी हम ठीक से जानते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। अब सबसे पहले जो काम करना है, वह है एक झोपड़ी बनाना, क्योंकि हम इस तापमान में लंबे समय तक नहीं रह सकते। हाँ, बेल की मदद से हम जल्द ही ऐसा कर लेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर हमें जाकर स्लेज ढूंढना होगा और अमेरिकी को वापस लाना होगा और हैट्रेस से सलाह मशविरा करना होगा। बेचारा कप्तान, जॉनसन ने कहा, हमेशा अपनी परेशानियों को भूलते हुए उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। क्लॉबोनी और बेल ने पाया कि हैट्रेस स्थिर खड़ा था, उसकी बाहें हमेशा की तरह मुड़ी हुई थीं। वह अंतरिक्ष में देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से शांति और आत्मसंयम की भावना आ गई थी। उसका वफादार कुत्ता उसके बगल में खड़ा था, अपने मालिक की तरह, जाहिर तौर पर कड़ाके की ठंड के प्रति बेसुध, हालांकि तापमान 0 से 32 डिग्री नीचे था। बेल लगभग बेजान हालत में बर्फ पर पड़ा था। जॉनसन को उसे जगाने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़े, लेकिन आखिरकार उसे हिलाने और बर्फ से रगड़ने की मदद से वह सफल हो गया। आओ, बेल, वह चिल्लाया, ऐसे रास्ता मत दो। अपने आप को तैयार करो, मेरे दोस्त, हमें अपनी स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए, और हमें अपना सिर छिपाने के लिए एक जगह चाहिए। आओ और मेरी मदद करो, बेल। तुम भूल गए हो न कि बर्फ की झोपड़ी कैसे बनाई जाती है न? एक हिमखंड हाथ में लेने के लिए तैयार है, हमें बस इसे खोखला करना है। चलो काम शुरू करते हैं, हम पाएंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यही है। बेल ने अपनी सुस्ती दूर करने और अपने साथी की मदद करने की कोशिश की, जबकि मिस्टर क्लॉबोनी ने स्लेज और कुत्तों को लाने का बीड़ा उठाया। क्या आप उसके साथ जाएंगे, कप्तान? जॉनसन ने पूछा। नहीं, मेरे दोस्त, हेटेरस ने नर्म लहजे में कहा, अगर डॉक्टर कृपया इस काम को अपने ऊपर ले लें। दिन खत्म होने से पहले मुझे कोई न कोई हल निकालना होगा, और मुझे अकेले में सोचना होगा। जाओ, इस बीच जो भी तुम्हें ठीक लगे, करो। मैं भविष्य के बारे में सोचूंगा। जॉनसन डॉक्टर के पास वापस गया और बोला, ये बहुत अजीब है, लेकिन लगता है कि कप्तान ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। मैंने उन्हें पहले कभी इतने सौम्य तरीके से बात करते नहीं सुना। ये बहुत अच्छा है, क्लॉबोनी ने कहा। मेरा विश्वास करो, जॉनसन, वह आदमी अभी भी हमें बचा सकता है। और अपने सिर के चारों ओर जितना संभव हो सके अपना हुड खींचते हुए, डॉक्टर ने अपनी लोहे की नोक वाली छड़ी पकड़ ली और बिना किसी देरी के बाहर निकल गया। जॉनसन और बेल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्हें बस बर्फ के एक बड़े ब्लॉक के बीच में एक छेद खोदना था, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि सामग्री बहुत कठोर थी। हालांकि इसी कठोरता ने आवास की मजबूती की गारंटी दी, और जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ता गया, वे उतने ही सुरक्षित होते गए। हेटेरस बारी बारी से ऊपर नीचे घूमते रहे और निश्चल खड़े रहे, स्पष्टतः विस्फोट स्थल के पास जाने से कतराते रहे। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर वापस लौटा और अपने साथ अल्टामोंट को ले आया, जो स्लेज पर लेटा हुआ था और टेंट की तहों में लिपटा हुआ था। बेचारे कुत्ते भूख से इतने थक चुके थे कि वे मुश्किल से उसे खींच पा रहे थे, और उन्होंने अपने हॉर्नेस को कुतरना शुरू कर दिया था। ये वास्तव में दावतों और लोगों के लिए भोजन और आराम करने का सही समय था। जब झोपड़ी को और भी खोदा जा रहा था, डॉक्टर इधर उधर खोजता हुआ गया और उसे एक छोटा सा स्टोव मिला, जो विस्फोट से लगभग सुरक्षित था। उसने जल्द ही इसे काम करने लायक बना दिया, और जब झोपड़ी बनकर तैयार हुई, तो उसने उसमें लकड़ियां भरकर उसे जला दिया। कुछ ही देर में ये दहाड़ने लगा और हर तरफ एक सुखद गर्मी फैल गई। अमेरिकी को अंदर लाया गया और उसे कंबल पर लिटाया गया, और चारों अंग्रेज आग के चारों ओर बैठ गए और बिस्किट और गर्म चाय का अपना थोड़ा बहुत खाना खाया, जो स्लेज पर बचे हुए खाने के आखिरी हिस्से थे। हेटेरस ने एक शब्द भी नहीं कहा और बाकी लोगों ने उसकी चुप्पी का सम्मान किया।
जब भोजन समाप्त हो गया तो डॉक्टर उठे और जॉनसन को अपने पीछे आने का संकेत देते हुए बाहर चले गए। आओ जॉनसन, उन्होंने कहा, हम जो कुछ भी बचा है उसकी सूची बनाएंगे। हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं और हमारे खजाने सभी दिशाओं में बिखरे हुए हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बर्फ किसी भी समय गिर सकती है और फिर कुछ भी ढूंढना बिल्कुल बेकार होगा। जॉनसन ने जवाब दिया, तो फिर हमें 1 मिनट भी बर्बाद मत करने दीजिए। आग और भोजन ये हमारी मुख्य ज़रूरतें हैं। बहुत अच्छा, तुम एक तरफ रहो और मैं दूसरी तरफ, और हम केंद्र से परिधि तक खोज करेंगे। इस कार्य में 2 घंटे लगे और उन्हें बर्फ से एक एक करके निकाले गए कुछ नमकीन मांस, लगभग 50 पाउंड पेमिकन, 3 बोरी बिस्कुट, थोड़ी मात्रा में चॉकलेट, 5 या 6 पिंट ब्रांडी और लगभग 2 पाउंड कॉफ़ी ही मिली। न तो कंबल, न झूला, न ही कपड़े, कुछ भी भयावह ज्वाला में भस्म हो गए थे। भोजन का ये छोटा सा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह तक चल पाता था और उनके पास इतनी लकड़ी थी कि वो चूल्हे को लगभग उतने ही समय तक जला सकती थी। अब जब सूची तैयार हो गई थी तो अगला काम स्लेज लाना था। थके हुए कुत्तों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कड़ी मेहनत से जोता गया और कुछ ही देर में वे वापस लौट आए और उन्होंने कुछ कीमती खजाने लाए जो कि ट्रक के मलबे में मिले थे। इन्हें सुरक्षित रूप से झोपड़ी में रख दिया गया और फिर जॉनसन और क्लोबोनी अपने काम से आधे जमे हुए अपने साथियों के बगल में अपनी जगह पर बैठ गए। अल्टामोंट के पहले शब्द। शाम को लगभग 8 बजे भूरे बर्फ के बादल कुछ देर के लिए छंट गए और आकाश में तारे चमकने लगे। हेटेरस ने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप कुछ मुख्य नक्षत्रों की ऊंचाई मापने निकल पड़ा। वो ये पता लगाना चाहता था कि क्या बर्फ का मैदान अभी भी बह रहा है। आधे घंटे बाद वह वापस लौटा और झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया, जहां वह पूरी रात बिना हिले डुले रहा, जैसे सो रहा हो, लेकिन वास्तव में वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगले दिन भारी बर्फबारी हुई और डॉक्टर ने अपनी बुद्धिमानी भरी दूरदर्शिता पर खुद को बधाई दी जब उसने विस्फोट स्थल पर 3 फीट मोटी सफ़ेद चादर देखी जिसने फॉरवर्ड के सभी निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया। ऐसे मौसम में बाहर निकलना असंभव था, लेकिन चूल्हा अच्छी तरह से जलता था और झोपड़ी को काफ़ी आरामदायक बनाता था, या कम से कम थके हुए साहसी लोगों को तो ऐसा ही लगता था। अमेरिकी व्यक्ति को दर्द कम हो गया था और वह धीरे धीरे जीवन में वापस आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अभी बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके होंठ कवि से इतने प्रभावित थे कि वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वह जो कुछ भी उससे कहा जा रहा था उसे सुन और समझ सकता था। जो कुछ हुआ था और अपनी खोज की परिस्थितियों को जानने के बाद उसने इशारों से अपना आभार व्यक्त किया और डॉक्टर ने उसे यह बताने में बहुत समझदारी दिखाई कि मृत्यु से उसकी राहत कितनी कम समय के लिए होगी। 3 सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का हर निशान खत्म हो जाएगा। दोपहर के करीब हेटेरस उठा और अपने दोस्तों के पास जाकर बोला, हमें तय करना होगा कि क्या करना है, लेकिन मुझे जॉनसन से अनुरोध करना होगा कि वो मुझे पहले ब्रिगेड पर हुए विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी दे और यह भी बताए कि यह नीचता का अंतिम कृत्य कैसे हुआ। डॉक्टर ने कहा, इससे क्या फ़ायदा होगा? सच तो तय है और इस पर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, हेटेरस ने कहा। मुझे जॉनसन से पूरा मामला सुनने दीजिए और फिर मैं इसे अपने विचारों से निकाल दूंगा। ठीक है, नाविक ने कहा, ऐसा ही हुआ। मैंने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जॉनसन, और इससे भी बढ़कर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरगना कुछ समय से अपनी योजनाएं बना रहे थे। डॉक्टर ने कहा, मेरा भी यही मानना है। और यह मेरा है, जॉनसन ने फिर कहा, क्योंकि आपके जाने के तुरंत बाद ही शैंडन ने अन्य लोगों के सहयोग से जहाज की कमान संभाल ली थी। मैं उसका विरोध नहीं कर सका और उस क्षण से हर कोई अपनी मर्जी से काम करने लगा। शैंडन ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की, यह उनकी नीति थी कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि उनकी कठिनाइयां और मेहनत खत्म हो गई है। अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी की गई।
चूल्हे में धधकती आग रखी गई थी और लोगों को अपनी मर्जी से खाने पीने की अनुमति थी। न केवल चाय और कॉफ़ी उनके लिए उपलब्ध थी, बल्कि जहाज पर मौजूद सभी शराब और उन लोगों के लिए जो इतने लंबे समय से शराब से वंचित थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। वे 7 से 15 जनवरी तक इसी तरह चलते रहे। और यह शेंडन का काम था? हेटेरस ने पूछा। हाँ, कप्तान। उसका नाम मुझसे फिर कभी मत लेना। बोलो, जॉनसन। ये 24 या 25 जनवरी के आसपास की बात है, जब उन्होंने जहाज को छोड़ने का फैसला किया। उनकी योजना बफिन की खाड़ी के पश्चिमी तट पर पहुंचने और वहां से नाव में सवार होकर वेल्स के रास्ते पर चलने या पूर्वी तरफ ग्रीनलैंड की कुछ बस्तियों में पहुंचने की थी। खाने पीने की चीज़ें प्रचुर मात्रा में थीं और बीमार लोग वापसी की उम्मीद से इतने उत्साहित थे कि वे लगभग ठीक हो गए थे। उन्होंने स्लेज बनाकर प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी, जिसे उन्हें खुद खींचना था, क्योंकि उनके पास कोई कुत्ता नहीं था। ये 15 फरवरी तक तैयार नहीं था और मैं हमेशा आपके आने की उम्मीद कर रहा था, हालांकि मुझे इसका थोड़ा डर भी था, क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकते थे और वे जहाज पर रहने के बजाय आपको मार डालते। मैंने हर एक पर अलग अलग अपना प्रभाव डालने की कोशिश की, उनसे बहस की और तर्क वितर्क किया और उन्हें उन खतरों के बारे में बताया जिनका वे सामना करेंगे, और आपको छोड़कर जाने की कायरता के बारे में भी बताया। लेकिन ये सिर्फ शब्दों की बर्बादी थी। उनमें से सबसे अच्छे लोग भी मेरी बात नहीं सुनते थे। शेंडन जाने के लिए अधीर था और उसने 22 फरवरी को रवाना होने का दिन तय किया। स्लेज और नाव को यथासंभव प्रावधानों और स्पिरिट तथा लकड़ियों के ढेर से भरा गया था, जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने जहाज को पानी की रेखा तक काट दिया था। आखिरी दिन लोगों ने उत्पात मचाया। उन्होंने जहाज को पूरी तरह से लूट लिया और नशे में धुत पेन और 2 या 3 अन्य लोगों ने उसमें आग लगा दी। मैंने उनसे लड़ाई की और संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला किया, और फिर वे दुष्ट शेंडन के नेतृत्व में पूर्व की ओर चले गए और जल्द ही नज़रों से ओझल हो गए। मैंने खुद को जलते हुए जहाज पर अकेला पाया, और मैं क्या कर सकता था? आग का छेद पूरी तरह से बर्फ से अवरुद्ध था। मेरे पास पानी की एक भी बूंद नहीं थी। 2 दिनों तक फॉरवर्ड आग की लपटों से जूझता रहा, और आप बाकी का हाल जानते हैं। इस उदास पाठ के बाद एक लंबी खामोशी छा गई, जिसे अंततः हेटेरस ने तोड़ा और कहा, जॉनसन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जहाज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अकेले आप विरोध नहीं कर सके। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ और अब इस विषय को छोड़ देता हूँ। आइए हम अपने साझा उद्धार के लिए एकजुट प्रयास करें। हम 4 हैं, 4 साथी, 4 दोस्त, और हम सभी का जीवन समान रूप से कीमती है। आइए हम सभी को हमारे लिए सबसे अच्छे मार्ग पर अपनी राय देनी चाहिए। तो फिर आप हमसे पूछिए, हेटेरस, डॉक्टर ने कहा, हम सभी आपके प्रति समर्पित हैं और हमारे शब्द हमारे दिल से निकलते हैं। लेकिन क्या आप पहले अपने विचार नहीं बताएंगे? इससे कोई फायदा नहीं होगा, हेटेरस ने दुखी होकर कहा। मेरी राय दिलचस्प लग सकती है, पहले मुझे अपनी सारी बातें सुनने दीजिए। कैप्टन, जॉनसन ने कहा, इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो फिर पूछो जॉनसन। आप कल हमारी सही स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर गए थे, तो क्या मैदान बह रहा है या स्थिर है? बिल्कुल स्थिर। पिछली गणना के बाद से यह आगे नहीं बढ़ा था। मुझे लगता है कि हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां हम जाने से पहले थे, 80 डिग्री 15 अक्षांश और 97 डिग्री 35 देशांतर पर। और हम पश्चिम में निकटतम समुद्र से कितनी दूरी पर हैं? लगभग 600 मील। और वह समुद्र है? जवाब मिला, स्मिथ साउंड। वही जो हम पिछले अप्रैल में नहीं कर पाए थे। जो उसी। खैर कप्तान, अब हम अपनी वास्तविक स्थिति जानते हैं। हम अपनी कार्रवाई का तरीका तय करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। तो फिर अपनी बात कहो, हेटेरस ने फिर से अपना सिर अपने हाथों में छिपाते हुए कहा। आप क्या कहते हैं, बेल? डॉक्टर ने पूछा। मुझे लगता है कि इस मामले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ाई ने कहा। हमें एक भी दिन या एक भी घंटा गंवाए बिना तुरंत वापस लौटना चाहिए, चाहे दक्षिण की ओर हो या पश्चिम की ओर,
और सबसे नज़दीकी तट की ओर बढ़ना चाहिए, भले ही हमें ऐसा करने में 2 महीने लग जाएं। हमारे पास केवल 3 सप्ताह का भोजन है, हेटेरस ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, जॉनसन ने कहा, हमें 3 सप्ताह में यात्रा पूरी करनी होगी, क्योंकि यह हमारा आखिरी मौका है। भले ही हम अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले घुटनों के बल ही रेंग सकें, लेकिन हमें 25 दिनों में वहां पहुंचना ही होगा। आर्कटिक महाद्वीप का ये हिस्सा अभी तक अनदेखे पड़ा है। हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ और ग्लेशियर हमारी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, हेटेरस ने आपत्ति जताई। मुझे नहीं लगता कि यह प्रयास न करने का कोई पर्याप्त कारण है। हमें कष्ट सहने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और शायद बहुत से। हमें भोजन की न्यूनतम मात्रा तक ही सीमित रहना होगा, जब तक कि हमारी बंदूकें हमें कुछ भी न दे सकें। हेटेरस ने कहा, अब केवल आधा पाउंड पाउडर बचा है। अब आओ, हेटेरस, मैं तुम्हारी आपत्तियों का पूरा महत्व जानता हूँ, और मैं व्यर्थ की आशाओं से खुद को धोखा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा उद्देश्य समझ सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई व्यावहारिक सुझाव है? नहीं, हेटेरस ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। आपको हमारी हिम्मत पर संदेह नहीं है, डॉक्टर ने आगे कहा। हम अंत तक आपका साथ देंगे, आप जानते हैं। लेकिन क्या हमें इस बीच ध्रुव तक पहुंचने की सारी उम्मीद नहीं छोड़ देनी चाहिए? आपकी योजनाएं विश्वासघात से पराजित हो गई हैं। आप प्राकृतिक कठिनाइयों पर काबू पा सकते थे, लेकिन आप विश्वासघात और मानवीय कमजोरी से हार गए हैं। आपने वह सब किया है जो मनुष्य कर सकता है, और मुझे यकीन है कि आप सफल होते, लेकिन जिस स्थिति में हम अब हैं, क्या आपको अपनी परियोजनाओं को फिलहाल छोड़ देना चाहिए, और क्या उन्हें जारी रखने से पहले इंग्लैंड वापस लौटना भी जरूरी नहीं है? ठीक है, कप्तान, जॉनसन ने हेटेरस के जवाब का काफी देर तक इंतजार करने के बाद पूछा। इस प्रकार पूछे जाने पर उसने सिर उठाया और विवश स्वर में कहा, तो फिर तुम सोचते हो कि तुम साउंड तक पहुंचने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो, यद्यपि तुम थके हुए हो और लगभग बिना भोजन के हो? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन एक बात पक्की है, साउंड हमारे पास नहीं आएगा, हमें उसके पास जाना होगा। हो सकता है कि हमें दक्षिण में कुछ एस्क्विमॉक्स जनजातियां मिल जाएं। जॉनसन ने पूछा, इसके अलावा क्या यहाँ शीतकाल बिताने वाले किसी जहाज से टकराने की संभावना नहीं है? मान लीजिए कि साउंड बंद हो गया है, तो क्या हम ग्रीनलैंड या डेनिश बस्ती तक नहीं पहुंच सकते? किसी भी हालत में, हेटेरस, यहाँ रहकर हमें कुछ नहीं मिल सकता। इंग्लैंड का रास्ता दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर नहीं। हाँ, बेल ने कहा, मिस्टर क्लोबोनी सही कह रहे हैं। हमें शुरू करना चाहिए, और तुरंत शुरू करना चाहिए। हम अपने देश को बहुत पहले ही भूल चुके हैं। क्या यह आपकी सलाह है, जॉनसन? हेटेरस ने फिर पूछा। हाँ, कप्तान। और आपका, डॉक्टर? हाँ, हेटेरस चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर, खुद के बावजूद, उसके अंदर की बेचैनी झलक रही थी। उसके पूरे जीवन का मुद्दा इस बात पर टिका था कि उसे क्या निर्णय लेना है, क्योंकि उसे लगा कि इंग्लैंड वापस लौटना सब कुछ खोना है। वह चौथे अभियान पर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। डॉक्टर ने पाया कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा, मुझे ये भी कहना चाहिए था कि खोने के लिए एक पल भी नहीं है। स्लेज को तुरंत ही खाने पीने की चीज़ों से भर देना चाहिए, और जितना हो सके उतनी लकड़ी भी। मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि 600 मील की यात्रा लंबी है, लेकिन हम एक दिन में 20 मील की यात्रा कर सकते हैं, या यूं कहें कि हमें करनी ही चाहिए, जो हमें 26 मार्च के आसपास तट पर पहुंचा देगी। लेकिन क्या हम अभी कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? हेटेरस ने कहा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जॉनसन ने पूछा। मुझे नहीं पता, भविष्य कौन बता सकता है। ये भी जरूरी है कि तुम अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाओ। तुम थककर सड़क पर गिर सकते हो, और तुम्हें बर्फ से बचने के लिए कोई झोपड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन उस भयानक मौत के बारे में सोचो जो यहाँ हमारा इंतजार कर रही है, बड़ाई ने जवाब दिया। मेरे दोस्तों, हेटेरस ने लगभग विनती भरे स्वर में कहा, आप बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं।
मैं सुझाव दूंगा कि हमें उत्तर की ओर अपना उद्धार खोजना चाहिए, लेकिन आप मेरे पीछे आने से इनकार कर देंगे, और फिर भी ध्रुव के चारों ओर और दक्षिण की ओर एस्क्विमॉक्स जनजातियां क्यों नहीं होनी चाहिए? खुला समुद्र, जिसके अस्तित्व के बारे में हम प्रमाणित हैं, महाद्वीपों के तटों को अवश्य धोता होगा। प्रकृति अपने सभी कार्यों में तर्कसंगत है, इसलिए जब पृथ्वी बर्फ से बंधी नहीं रहेगी तो वहां वनस्पति अवश्य मिलनी चाहिए। क्या उत्तर में कोई वादा किया हुआ देश हमारा इंतजार नहीं कर रहा है, जहां से आप भागना चाहेंगे? हेटरस बोलते बोलते जोश में आ गया और डॉक्टर क्लोबोनी का उत्साहपूर्ण स्वभाव इतना प्रभावित हुआ कि उसका निर्णय डगमगाने लगा। वह झुकने ही वाला था कि जॉनसन ने अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के साथ उसे तर्क और कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा, आओ बेल, हम स्लेज की ओर चलें। ठीक है, बेल ने कहा, और दोनों झोपड़ी से बाहर जाने के लिए उठे ही थे कि हेटेरस ने कहा, ओह जॉनसन, तुम, अच्छा, जाओ, मैं रुकूंगा। कैप्टन, जॉनसन ने खुद को रोकते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगा, मैं तुमसे कहता हूँ, जाओ, मुझे भी बाकी लोगों की तरह छोड़ दो। आओ डुक, तुम और मैं साथ रहेंगे। वफादार कुत्ता भौंका, मानो उसे सब समझ आ गया हो, और अपने मालिक के पास जाकर बैठ गया। जॉनसन ने डॉक्टर की ओर देखा, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बीच सबसे अच्छा तरीका है हेटेरस को शांत करना, चाहे इसके लिए एक दिन का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। वो इस दिशा में अपनी वाक्पटुता का परीक्षण करने ही वाला था कि उसने अपने हाथ पर हल्का सा स्पर्श महसूस किया, और पलटकर देखा कि अल्टामोंट बिस्तर से रेंगकर बाहर आया था और किसी तरह अपने घुटनों पर बैठ गया था। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सूजे हुए होंठ मुश्किल से आवाज निकाल पा रहे थे। हेटेरस उसके पास गया और उसके बोलने के प्रयासों को इतने ध्यान से देखा कि कुछ ही मिनटों में उसने एक शब्द पहचान लिया जो पोपोइस जैसा लग रहा था, और उसके ऊपर झुककर उसने पूछा, क्या ये पोपोइस है? अल्टामोंट ने सकारात्मक संकेत दिया, और हेटेरस ने अपनी पूछताछ जारी रखी, क्योंकि अब उसे सुराग मिल गया था। इन समुद्रों में सकारात्मक संकेत दोहराया गया। क्या वह उत्तर में है? हाँ। क्या आप उसकी स्थिति जानते हैं? हाँ, बिल्कुल, हाँ। 1 मिनट तक तो कुछ भी नहीं कहा गया और दर्शक धड़कते दिलों के साथ प्रतीक्षा करते रहे। तब हेटेरस ने पुनः कहा, मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारे जहाज की सही स्थिति पता होनी चाहिए। मैं जोर से डिग्री गिनूंगा, और जब मैं सही डिग्री पर आ जाऊंगा तो तुम मुझे रोक दोगे। अमेरिकी ने सिर हिलाकर सहमति दे दी, और हेटेरस ने शुरू किया, हम पहले देशांतर लेंगे। 105 डिग्री, नहीं, 106 डिग्री, 107 डिग्रीज। ये पश्चिम में है, मुझे लगता है। हाँ, अल्टामोंट ने उत्तर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 डिग्रीज, 110 डिग्रीज, 112 डिग्रीज, 114 डिग्रीज, 116 डिग्रीज, 118 डिग्रीज, 120 डिग्रीज। हाँ, बीमार आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, 120 डिग्री देशांतर, और कितने मिनट? मैं गिनूंगा। हेटेरस ने पहले नंबर से शुरुआत की, और जब वह 15 पर पहुंचा तो अल्टामोंट ने रुकने का इशारा किया। बहुत बढ़िया, हेटेरस ने कहा, अब अक्षांश के लिए। क्या आप सुन रहे हैं? 80 डिग्री, 81 डिग्रीज, 82 डिग्रीज, 83 डिग्रीज। फिर से रुकने का संकेत दिया गया। अब मिनटों के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अल्टामोंट ने उसे एक बार फिर रोका और मंद मंद मुस्कुराया। तो फिर आप कहते हैं कि पोपोइस 120 डिग्री 15 देशांतर और 83 डिग्री 35 अक्षांश पर है। हाँ, अमेरिकी ने आह भरी, और डॉक्टर की बाहों में निश्चल होकर गिर पड़ा। उसके द्वारा किए गए प्रयास से वह पूरी तरह से अभिभूत हो गया। दोस्तों, हेटेरस ने कहा, देखिए मैं सही था। हमारा उद्धार वास्तव में उत्तर में है, हमेशा उत्तर में। हम बच जाएंगे। लेकिन खुशी से भरे, उल्लासित शब्द उसके होठों से निकले ही थे कि अचानक एक विचार ने उसके चेहरे को बदल दिया। ईर्ष्या के सांप ने उसे डंस लिया था, क्योंकि यह अजनबी एक अमेरिकी था, और वह दुर्भाग्यपूर्ण फॉरवर्ड की तुलना में ध्रुव के 3 डिग्री करीब पहुंच गया था।
17 दिन का मार्च। अल्टामोंट के इन पहले शब्दों ने मामले का पूरा रुख ही बदल दिया था, लेकिन उसका संवाद अभी भी अधूरा था और उसे थोड़ा आराम करने का समय देने के बाद डॉक्टर ने उसके साथ फिर से बातचीत करने का काम अपने हाथ में लिया और उसके प्रश्नों को इस रूप में रखा कि सिर या आंखों की एक हरकत ही जवाब के लिए पर्याप्त हो। उन्होंने शीघ्र ही यह पता लगा लिया कि पोपोइज न्यूयॉर्क से आया एक 3 मस्तूल वाला अमेरिकी जहाज था, जो बर्फ पर बर्बाद हो गया था तथा उस पर अभी भी प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री और ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे, तथा यद्यपि वह एक और गिर गया था, फिर भी उसके टुकड़े नहीं हुए थे तथा उसके माल को बचाए जाने की पूरी संभावना थी। अल्टामोंट और उसके चालक दल ने 2 महीने पहले ही उसे छोड़ दिया था और अपने साथ स्लेज पर लंबी नाव लेकर चले गए थे। उनका इरादा स्मिथ साउंड तक पहुंचने और किसी वेला तक पहुंचने का था जो उन्हें वापस अमेरिका ले जाएगा, लेकिन एक के बाद एक थकान और बीमारी के कारण दम तोड़ते गए। आखिरकार अल्टामोंट और उसके 2 आदमी ही 30 में से बचे, और सच में वह एक चमत्कार से बच गया था, जबकि उसके 2 साथी पहले से ही मौत की नींद में उसके बगल में पड़े थे। हेटेरस जानना चाहता था कि पोपोइज इतनी दूर उत्तर की ओर क्यों आया था, और जवाब में उसे पता चला कि बर्फ के कारण वह वहां तक आ गया था। लेकिन इस स्पष्टीकरण से उसकी चिंताएं शांत नहीं हुई और उसने आगे पूछा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था। अल्टामोंट ने कहा कि वह उत्तर पश्चिम मार्ग से जाना चाहता था, और यह ईर्ष्यालु अंग्रेज को संतुष्ट करता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने इस विषय पर और कोई संदर्भ नहीं दिया। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि बफिन की खाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय हमारी सबसे अच्छी योजना पोपोइज की खोज में जाना होगी, क्योंकि यहाँ एक जहाज है जो दूरी के 1/3 हिस्से के करीब है और उससे भी बढ़कर सर्दियों के लिए ज़रूरी सभी चीज़ों से भरा हुआ है। बेल ने उत्तर दिया, मुझे हमारे लिए कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आता। जॉनसन ने कहा, जितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम जो समय देंगे वह हमारे प्रावधानों पर निर्भर करेगा। तुम सही कह रहे हो, जॉनसन, डॉक्टर ने जवाब दिया। अगर हम कल से शुरू करते हैं, तो हमें 15 मार्च तक पोपोइज पहुंचना होगा, जब तक कि हम भूख से मरने का इरादा न रखें। तुम क्या कहते हो, हेटेरस? हमें तुरंत तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि रास्ता हमारी अपेक्षा से अधिक लंबा हो। ये कैसे हो सकता है, कप्तान? वह आदमी अपने जहाज की स्थिति के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मान लीजिए कि बर्फ का मैदान भी हमारी तरह बह गया होता। इधर अल्टामोंट, जो ध्यानपूर्वक सुन रहा था, ने संकेत दिया कि वह बोलना चाहता है, और बहुत कठिनाई के बाद वह डॉक्टर को ये बताने में सफल रहा कि पोपोइज तट के पास चट्टानों से टकरा गई थी और उसका हिलना असंभव था। ये सूचना आश्वस्त करने वाली थी, हालांकि इससे यूरोप लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब तक कि बेल मलबे से एक छोटा जहाज नहीं बना लेते। शुरू करने के लिए तैयार होने में कोई समय बर्बाद नहीं किया गया। स्लेज मुख्य चीज थी, क्योंकि इसे पूरी तरह से मरम्मत की जरूरत थी। लकड़ी बहुत थी, और इस परिवहन के तरीके के बारे में हाल ही में उनके पास जो अनुभव था, उससे लाभ उठाते हुए बेल ने कई सुधार किए। अंदर अमेरिकी के लिए एक तरह का सोफा बिछाया गया था और उसे तंबू से ढक दिया गया था। खाने पीने के छोटे छोटे सामान की वजह से वजन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए उस पर जितनी लकड़ियां आ सकती थीं, उतनी डाल दी गईं। डॉक्टर ने सामान पैक किया और इस बात का सटीक हिसाब लगाया कि उनका सामान कितने दिनों तक चलेगा। उसने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3/4 राशन और कुत्तों को पूरा राशन देकर वे 3 सप्ताह तक चल सकते हैं। शाम के 7 बजे के करीब वे इतने थक गए कि उन्हें रात के लिए काम छोड़ना पड़ा, लेकिन सोने से पहले उन्होंने चूल्हे में लकड़ियां इकट्ठी की और एक तेज आग जलाई, खुद को इस अंतिम क्षण का आनंद लेने के लिए तैयार किया। जब वे उसके चारों ओर इकट्ठे हुए, असामान्य गर्मी का आनंद लेते हुए और अपनी गर्म कॉफी और बिस्कुट और पेमिकन का आनंद लेते हुए, वे काफी खुश हो गए और अपने सभी दुख भूल गए। सुबह करीब 7 बजे उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया और दोपहर 3 बजे तक सब कुछ तैयार हो गया। ये लगभग अंधेरा हो चुका था,
क्योंकि 31 जनवरी से सूरज क्षितिज के ऊपर फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर और कम समय तक चलने वाली थी। सौभाग्य से चांद लगभग 6:30 बजे उगता था और उसकी कोमल किरणें सड़क दिखाने के लिए पर्याप्त रोशनी देती थीं। विदाई का क्षण आ गया। अल्टामोंट उड़ान भरने के विचार से बहुत खुश था, हालांकि झटके से उसकी तकलीफें बढ़ जाती, क्योंकि डॉक्टर को उसके इलाज के लिए जरूरी दवायां जहाज पर ही मिल जातीं। उन्होंने उसे स्लेज पर चढ़ाया और उसे यथासंभव आरामदायक स्थिति में लिटाया और फिर दुख सहित सभी कुत्तों को जोत दिया। बर्फीले तल की ओर एक आखिरी नज़र जहां फॉरवर्ड था और छोटा समूह पोपोल्स की ओर निकल पड़ा। बेल पहले की तरह स्काउट था। डॉक्टर और जॉनसन स्लेज के एक एक किनारे पर बैठे थे और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, जबकि हेट्रस सभी को सही रास्ते पर रखने के लिए पीछे चल रहा था। वे बहुत जल्दी ही आगे बढ़ गए, क्योंकि मौसम अच्छा था और बर्फ चिकनी और सख्त थी, जिससे स्लेज आसानी से फिसल रही थी। फिर भी तापमान इतना कम था कि आदमी और कुत्ते जल्दी ही हौंफने लगे और उन्हें कई बार रुककर सांस लेनी पड़ी। लगभग 7 बजे चांद चमक उठा और पूरे क्षितिज को रोशन कर दिया। जहां तक नजर जाती, वहां बर्फ का एक विस्तृत फैला हुआ समतल मैदान ही दिखाई देता था, जिसमें एक भी उभार या पैच नहीं था जो एकरूपता को दूर कर सके। जैसा कि डॉक्टर ने अपने साथी से कहा, ये किसी विशाल, नीरस रेगिस्तान जैसा लग रहा था। हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, ये रेगिस्तान है, लेकिन हम यहाँ प्यास से किसी भी कीमत पर नहीं मरेंगे। ये निश्चित रूप से एक सांत्वना है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये साबित करता है, जॉनसन, कि हम किसी भी तट से बहुत दूर होंगे। तट जितना नज़दीक होगा, सामान्य तौर पर हिमखंड उतने ही ज़्यादा होंगे, और आप देखेंगे कि वहाँ एक भी हिमखंड नहीं है। हालांकि क्षितिज पर धुंध छाई हुई है। ऐसा ही है, लेकिन जब से हमने शुरुआत की है, हम इसी अंतहीन बर्फ क्षेत्र पर हैं। क्या आप जानते हैं, मिस्टर क्लोबोनी, ये बर्फ जितनी चिकनी है, हम उतनी ही खतरनाक जमीन पर जा रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे अथाह खाई है। ये सच है, लेकिन वे हमें निगल नहीं पाएंगे। उनके ऊपर यह सफ़ेद चादर बहुत सख्त है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमेशा मोटी होती जा रही है, क्योंकि इन अक्षांशों पर अप्रैल और मई में भी 10 में से 9 दिन बर्फबारी होती है। हाँ, और जून में भी। यहाँ कुछ भागों में बर्फ 30 से 40 फीट मोटी से कम नहीं हो सकती है। जॉनसन ने कहा, ये किसी भी स्थिति में आश्वस्त करने वाला लगता है। हाँ, हम सर्पेंटाइन पर स्केटिंग करने वालों की तरह नहीं हैं, हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है। ये बर्फ लिवरपूल में कस्टम हाउस या वेस्टमिंस्टर में संसद भवन का वजन सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। क्या वे लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि बर्फ क्या सहन करेगी, श्री क्लोबोनी? बूढ़े नाविक ने पूछा, जो हमेशा जानकारी के लिए उत्सुक रहता था। आजकल क्या नहीं गिना जा सकता। हाँ, 2 इंच मोटी बर्फ एक आदमी को झेल सकती है, 3.5 इंच मोटी बर्फ एक घोड़े पर सवार आदमी को झेल सकती है, 5 इंच मोटी बर्फ 8 पाउंडर को झेल सकती है, 8 इंच मोटी बर्फ तोपखाना को झेल सकती है, और 10 इंच मोटी बर्फ एक पूरी सेना को झेल सकती है। ऐसी प्रतिरोध शक्ति की कल्पना करना कठिन है, लेकिन अभी आप लगातार हो रही बर्फबारी की बात कर रहे थे, और मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि यह कहाँ से आती है, क्योंकि चारों ओर पानी जम गया है, और बादल किससे बनते हैं? यह एक स्वाभाविक सवाल है, लेकिन मेरी धारणा यह है कि यहाँ पर मिलने वाली लगभग सारी बर्फ या बारिश समशीतोष्ण क्षेत्रों से आती है। मुझे लगता है कि उनमें से प्रत्येक बर्फ का टुकड़ा मूल रूप से किसी नदी में पानी की एक बूंद थी, जो वाष्पीकरण द्वारा हवा में चली गई और बादलों के रूप में यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए यह असंभव नहीं है कि जब हम पिघली हुई बर्फ से अपनी प्यास बुझाते हैं, तो हम वास्तव में अपनी ही जन्मभूमि की नदियों से पानी पी रहे होते हैं। ठीक इसी समय हेटेरस ने बातचीत को बीच में रोक दिया। उसने कहा कि वे सीधी रेखा से बाहर जा रहे हैं। बढ़ती धुंध के कारण एक साथ रहना मुश्किल हो गया और आखिरकार लगभग 8 बजे उन्होंने रुकने का फैसला किया, क्योंकि वे 15 मील चले गए थे। तंबू लगाया गया और चूल्हा जलाया गया और अपने सामान्य भोजन के बाद वे लेट गए और सुबह तक आराम से सो गए।
शांत वातावरण अत्यधिक अनुकूल था, क्योंकि यद्यपि ठंड बहुत बढ़ गई थी तथा थर्मामीटर में पारा हमेशा जमा रहता था, फिर भी उन्हें अपना मार्ग जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जिससे पेरी के इस कथन की सत्यता की पुष्टि हुई कि कोई भी व्यक्ति उचित वस्त्र पहनकर सबसे कम तापमान में भी बिना किसी दंड के चल सकता है, बशर्ते हवा न चल रही हो, जबकि दूसरी ओर हल्की हवा भी त्वचा को बुरी तरह झुलसा देगी तथा भयंकर सिरदर्द पैदा करेगी, जो शीघ्र ही मृत्यु का कारण बन जाएगा। 5 मार्च को एक अजीबोगरीब घटना घटी। आसमान बिल्कुल साफ था और सितारों से जगमगा रहा था, तभी अचानक बर्फ गिरने लगी और तेजी से गिरने लगी। हालांकि आसमान में एक भी बादल नहीं था और सफ़ेद बर्फ के टुकड़ों के बीच से नक्षत्र चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। यह अजीबोगरीब घटना 2 घंटे तक चली और डॉक्टर के किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही बंद हो गई। चांद की आखिरी चौथाई भाग समाप्त हो चुका था और 24 घंटों में से 17 घंटों के लिए अब पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। यात्रियों को अलग होने से बचने के लिए एक लंबी रस्सी से खुद को एक साथ बांधना पड़ा और सही रास्ते पर चलना लगभग असंभव था। इसके अलावा बहादुर साथी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद थकान के लक्षण दिखाने लगे। रुकने की संख्या बढ़ती गई और फिर भी हर घंटा कीमती था, क्योंकि भोजन तेजी से खत्म हो रहा था। हेटेरस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे, क्योंकि दिन ब दिन बिना किसी स्पष्ट परिणाम के बीतते जा रहे थे और वो कभी कभी अपने आप से पूछता था कि क्या पोपोइस का वास्तव में कोई अस्तित्व है, सिवाय अल्टामोंट के ज्वरग्रस्त मस्तिष्क के। और एक से अधिक बार उसके मन में यह विचार भी आया कि शायद राष्ट्रीय घृणा ने ही उस अमेरिकी को उन्हें अपने साथ घसीटकर निश्चित मृत्यु की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया होगा। उन्होंने डॉक्टर को अपने अनुमान बताए, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया, और उन अनुमानों को दोनों कप्तानों के बीच पहले से उत्पन्न हुई दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिद्वंद्विता के कारण मान लिया। 14 मार्च को 16 दिन की यात्रा के बाद छोटा दल अभी 82 अक्षांश पर ही था। उनकी ताकत खत्म हो चुकी थी और उन्हें 100 मील और चलना था। उनकी तकलीफें बढ़ाने के लिए राशन को और भी कम करना पड़ा। कुत्तों को उनकी पूरी मात्रा देने के लिए हर आदमी को 1/4 हिस्से से संतुष्ट होना पड़ा। दुर्भाग्य से वे अपनी बंदूकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 7 बारूद के गोले और 6 गोले बचे थे। वे पहले ही सड़क पर कई खरगोशों और लोमड़ियों पर गोली चला चुके थे, लेकिन असफल रहे। हालांकि 15 तारीख को डॉक्टर इतने भाग्यशाली रहे कि उन्होंने बर्फ पर धूप सेक रही एक सील को आश्चर्यचकित कर दिया और कई शॉट्स के बाद उस जानवर को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। जॉनसन ने जल्द ही इसकी खाल उतार ली और इसे टुकड़ों में काट दिया, लेकिन यह इतना दुबला था कि भोजन के लिए यह बेकार था, जब तक कि इसके अपहरणकर्ता एस्क्विमॉक्स की तरह इसका तेल न पी लें। डॉक्टर ने प्रयास करने का साहस किया, लेकिन अपनी इच्छा के बावजूद असफल रहे। अगले दिन क्षितिज पर कई हिमखंड और टीले दिखाई दिए। क्या यह इस बात का संकेत था कि जमीन नज़दीक थी, या ये कोई बर्फ का मैदान था जो टूट गया था? ये जानना मुश्किल था कि क्या अनुमान लगाया जाए। इनमें से पहले टीले पर पहुंचने पर यात्रियों ने उसमें एक गुफा बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां वे तंबू की अपेक्षा अधिक आराम से आराम कर सकें, और 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद वे अपना चूल्हा जलाकर उसके पास लेटकर अपने थके हुए अंगों को फैलाने में सक्षम हो सके। पाउडर का अंतिम चार्ज। जॉनसन को कुत्तों को झोपड़ी के अंदर ले जाना पड़ा, क्योंकि ऐसे शुष्क मौसम में वे जल्द ही बाहर जम जाते। अगर बर्फबारी हो रही होती तो वे काफी सुरक्षित होते, क्योंकि बर्फ एक आवरण के रूप में काम करती थी और जानवरों को प्राकृतिक गर्मी प्रदान करती थी। बूढ़ी नाविक ने, जो एक बेहतरीन कुत्ता चालक था, अपने जानवरों को सील के तैलीय मांस से परखा और उसे खुशी से आश्चर्य हुआ कि वे इसे लालच से खा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि उसे इस पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में घोड़ों को मुख्य रूप से मछली खिलाई जाती थी, और उसने सोचा कि जो चीज़ एक शाकाहारी घोड़े को संतुष्ट कर सकती है, वह निश्चित रूप से एक सर्वाहारी कुत्ते को भी संतुष्ट कर सकती है। पूरी टोली जल्द ही गहरी नींद में सो गई, क्योंकि वे काफी थके हुए थे। जॉनसन ने अगली सुबह अपने साथियों को जगाया और जल्दी जल्दी मार्च फिर से शुरू किया।
अब उनकी जिंदगी उनकी गति पर निर्भर थी, क्योंकि भोजन केवल 3 दिन और चल सकता था। आसमान शानदार था, वातावरण बहुत साफ था और तापमान बहुत कम था। अपवर्तन के कारण सूर्य एक लंबे दीर्घवृत्त के रूप में उग रहा था, जिससे उसका क्षैतिज व्यास उसके ऊर्ध्वाधर व्यास की लंबाई से दोगुना दिखाई दे रहा था। डॉक्टर बंदूक हाथ में लिए दूसरों से दूर चला गया, अकेलेपन और ठंड का सामना करते हुए शिकार की तलाश में। उसके पास सिर्फ 3 बार लोड करने के लिए पर्याप्त बारूद बचा था और उसके पास सिर्फ 3 गेंदें थीं। भालू से मुठभेड़ होने पर यह काफी नहीं था, क्योंकि इन विशाल जानवरों पर कोई असर करने के लिए अक्सर 10 या 12 गोलियां लगती हैं। लेकिन बहादुर डॉक्टर को मामूली शिकार से ही संतोष हो जाता। कुछ खरगोश या लोमड़ी उनके अल्पभोजन में शामिल हो जाते, लेकिन उस पूरे दिन अगर उन्हें कोई दिख भी जाता तो या तो वे बहुत दूर होते या फिर वे अपवर्तन के कारण धोखा खा जाते और गलत निशाना लगा लेते। एक गेंद और एक बारूद का गोला बर्बाद होने के कारण वे निराश भाव से रात को अपने साथियों के पास वापस आए। अगले दिन रास्ता और भी कठिन लगने लगा और थके हुए लोग बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। कुत्तों ने सील की अंतड़ियां भी खा ली थीं और उनके पैरों के निशान कुतरने लगे थे। कुछ लोमड़ियां दूर से गुजरी और उन्हें मारने के प्रयास में डॉक्टर की एक और गेंद छूट गई। उन्हें शाम को जल्दी ही रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, हालांकि सड़क पर शानदार ऑरोरा बोरियालिस की रोशनी थी, क्योंकि वे एक पैर दूसरे पर नहीं रख सकते थे। रविवार की शाम को उनका अंतिम भोजन बहुत ही दुखद था। यदि कोई ईश्वरीय सहायता नहीं मिलती तो उनका विनाश निश्चित था। जॉनसन ने सोने से पहले कुछ जाल बिछाए, हालांकि उसके पास उनमें डालने के लिए कोई चारा नहीं था। सुबह उन्हें खाली पाकर वह बहुत निराश हुआ और उदास होकर झोपड़ी की ओर लौट रहा था, जब उसने एक बहुत बड़े आकार के भालू को देखा। बूढ़े नाविक ने यह मान लिया कि भगवान ने इस जानवर को खास तौर पर उसे मारने के लिए भेजा है, और अपने साथियों को जगाए बिना उसने डॉक्टर की बंदूक पकड़ ली और जल्द ही अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सही दूरी पर पहुंचने पर उसने निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर से छुई, उसने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा है। उसके मोटे दस्ताने उसे रोक रहे थे और उसने जल्दी से उन्हें उतार फेंका और मजबूती से बंदूक को पकड़ लिया। लेकिन उसके मुंह से कैसी पीड़ा भरी चीख निकली। उसकी उंगलियों की त्वचा बंदूक से इस तरह चिपक गई मानो वह लाल गर्म हो गई हो, और उसे मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ा। अचानक गिरने से बंदूक चल गई और आखिरी गोली हवा में छूट गई। डॉक्टर शोर सुनकर बाहर भागा और एक ही नज़र में सब समझ गया। उसने देखा कि जानवर चुपचाप चला जा रहा है और बेचारा जॉनसन अपनी निराशा में अपनी पीड़ा भूल गया है। मैं एक साधारण सा बच्चा हूँ, उसने कहा, एक रोने वाला बच्चा जो जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी मेरी उम्र में। आओ जॉनसन, जल्दी से अंदर जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अपने हाथ देखो, वे पहले से ही सफ़ेद हो चुके हैं। आओ, अभी आओ, बूढ़े नाविक ने कहा। मैं परेशान होने लायक नहीं हूँ मिस्टर क्लोबोनी, मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें अंदर आना ही होगा, तुम जिद्दी आदमी हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी आओ, अभी बहुत देर हो जाएगी। आखिरकार वह उस बेचारे को घसीटकर तंबू के अंदर ले जाने में सफल हो गया, जहां उसने उसे पानी से भरे एक कटोरे में हाथ डुबाने को कहा, जो स्टोव की गर्मी से तरल अवस्था में था, हालांकि अभी भी ठंडा था। जॉनसन के हाथों ने उसे मुश्किल से छुआ था, इससे पहले कि वह तुरंत जम जाता। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपके आने का यही सही समय था, मुझे जल्द ही अंगभंग करना पड़ सकता था। उनके प्रयासों की बदौलत लगभग 1 घंटे में सारा खतरा टल गया, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ समय तक अपने हाथों को स्टोव से दूर रखने की सलाह दी गई। उस सुबह उन्होंने नाश्ता नहीं किया। पेमिकन और नमकीन बीफ दोनों ही खत्म हो चुके थे। बिस्किट का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। उन्हें आधे कप गर्म कॉफी से ही संतुष्ट होना पड़ा और फिर से चलना शुरू करना पड़ा। वे मुश्किल से 3 मील ही चले थे कि उन्हें दिन भर के लिए काम छोड़ देना पड़ा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बस कॉफी थी, और कुत्ते इतने भूखे थे कि वे लगभग एक दूसरे को खा जाने वाले थे।
जॉनसन को लगा कि वह दूर से भालू को उनका पीछा करते हुए देख सकता है, लेकिन उसने अपने साथियों से कुछ नहीं कहा। उन बदकिस्मत लोगों की नींद उड़ गई और उनकी आंखें जंगली और थकी हुई हो गईं। मंगलवार की सुबह आई और उन्हें भोजन का एक निवाला चखे हुए 34 घंटे हो चुके थे। फिर भी इन बहादुर, दृढ़ निश्चय लोगों ने अपने उद्देश्य की अलौकिक ऊर्जा से प्रेरित होकर अपना मार्च जारी रखा। उन्होंने स्लेज को खुद ही धकेला, क्योंकि कुत्ते अब उसे खींच नहीं सकते थे। 2 घंटे के बाद वे थक कर डूब गए। हेटेरस ने उनसे फिर से प्रयास करने का आग्रह किया, लेकिन उसकी विनती और प्रार्थनाएं शक्तिहीन थीं, वे असंभव कार्य नहीं कर सकते थे। खैर, किसी भी हालत में, उसने कहा, अगर मुझे भूख से मरना ही है तो मैं ठंड से नहीं मरूंगा। उसने जॉनसन की मदद से एक हिमखंड में झोपड़ी बनाने का काम शुरू किया, और वास्तव में वे लोग अपनी कब्र खोदने वाले लोगों की तरह लग रहे थे। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन आखिरकार काम पूरा हो गया। छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया और दुखी लोग उसमें रहने लगे। शाम को, जब अन्य लोग निश्चल पड़े थे, जॉनसन को एक प्रकार का भ्रम हुआ और वह भालुओं के बारे में बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर ने अपनी सुस्ती से खुद को जगाया और बूढ़े आदमी से पूछा कि वह क्या कहना चाहता था और वह किस भालू के बारे में बात कर रहा था। जॉनसन ने उत्तर दिया, भालू हमारा पीछा कर रहा है। क्या कोई भालू हमारा पीछा कर रहा है? हाँ, पिछले 2 दिनों से। पिछले 2 दिनों से तुमने उसे देखा है? हाँ, लगभग 1 मील हवा के विपरीत दिशा में। और तुमने मुझे कभी नहीं बताया, जॉनसन। क्या अच्छा था। सच है, डॉक्टर ने कहा, हमारे पास उसके पीछे भेजने के लिए एक भी जमानत नहीं है। नहीं, लोहा तो एक भी नहीं। डॉक्टर 1 मिनट तक चुप रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जानवर हमारा पीछा कर रहा है? हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, वो मानव मांस के अच्छे भोजन पर निर्भर है। जॉनसन, डॉक्टर ने अपने साथी की निराशाजनक मनोदशा को देखकर दुखी होकर कहा, उसे पक्का खाना मिल गया होगा। बेचारे ने आगे कहा, जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे भूख लगी होगी, और मुझे समझ नहीं आता कि हम उसे इंतजार क्यों करवाएं। जॉनसन, शांत हो जाओ। नहीं, मिस्टर क्लोबोनी, चूंकि हमें मरना ही है, इसलिए बेचारे जानवर की पीड़ा को क्यों बढ़ाया जाए? वह भी हमारी तरह भूखा है। उसके खाने के लिए कोई सील नहीं है, और भगवान उसके लिए आदमी भेजता है। उसके लिए इतना ही अच्छा है, बस इतना ही। जॉनसन तेजी से पागल हो रहा था। वह उठकर झोपड़ी से बाहर निकलना चाहता था, और डॉक्टर को उसे रोकने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वह जो कुछ भी करने में सफल हुआ, वह ताकत से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास के स्वर में ये कहकर हुआ, जॉनसन, मैं कल उस भालू को मार डालूंगा। कल? जॉनसन ने कहा, मानो वह किसी बुरे सपने से जाग रहा हो। हाँ, कल। तुम्हारे पास कोई गेंद नहीं है। मैं एक बनाऊंगा। तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे पास पारा है। ऐसा कहते हुए उसने थर्मामीटर लिया, जिसका तापमान 0 से 50 डिग्री ऊपर था, और बाहर जाकर उसे बर्फ की एक सिल्ली पर रख दिया। फिर वह फिर से अंदर आया और कहा, कल। सो जाओ और सूरज उगने तक इंतजार करो। अगले दिन सुबह होते ही डॉक्टर और जॉनसन थर्मामीटर देखने के लिए दौड़े। सारा पारा एक सघन बेलनाकार पिंड में जम गया था। डॉक्टर ने ट्यूब को तोड़कर बाहर निकाला। यहाँ धातु का एक कठोर टुकड़ा इस्तेमाल के लिए तैयार था। यह अद्भुत है, मिस्टर क्लोबोनी, आपको तो गर्वित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ अच्छी याददाश्त का वरदान मिला है, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। इससे आपको क्या मदद मिली? क्यों, मुझे कैप्टन रॉस द्वारा अपनी यात्राओं में बताई गई एक बात याद आ गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 इंच मोटे तख्ते को पारे से बनी गोली से छेद दिया था। तेल भी मेरे उद्देश्य के अनुकूल होता, क्योंकि, उन्होंने आगे कहा, जमे हुए बादाम के तेल की एक गेंद बिना टूटे खंभे को चीर देती है। ये बहुत अविश्वसनीय है, लेकिन ये सच है, जॉनसन। अच्छा, अब आओ, ये धातु का टुकड़ा हमारी जान बचा सकता है। हम इसे थोड़ी देर हवा में खुला छोड़ देंगे और जाकर भालू को देखेंगे।
तभी हेटेरस प्रकट हुआ और डॉक्टर ने उसे अपना प्रोजेक्ट बताया और पारा दिखाया। कप्तान ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और तीनों शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकल पड़े। मौसम बिल्कुल साफ था और हेटेरस, जो दूसरों से थोड़ा आगे था, ने जल्दी ही भालू को खोज लिया जो लगभग 300 गज की दूरी पर था, जो अपने पिछले हिस्से पर बैठकर हवा सूंघ रहा था, जाहिर तौर पर अपने क्षेत्र में घुसपैठियों की गंध सूंघ रहा था। वो वहाँ है, उसने कहा। चुप रहो, डॉक्टर चिल्लाया, लेकिन विशालकाय चौपाया। जब भी उसे अपने विरोधियों का पता चलता, वह कभी नहीं हिलता और नहीं डरता या गुस्सा दिखाता। हालांकि उसके पास पहुंचना आसान नहीं था और हेटेरस ने कहा, मित्रों, यह कोई बेकार का खेल नहीं है, हमारा अस्तित्व ही दांव पर लगा है, हमें विवेकपूर्ण तरीके से काम करना होगा। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही शॉट है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमें झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जानवर भाग गया तो हम उसे पकड़ने का सारा मौका खो देंगे। वह तेजी में खरगोश से भी आगे निकल जाएगा। जॉनसन ने कहा, हमें सीधे उसके पास जाना चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है। बेशक इसमें जान जोखिम में डालना पड़ता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपनी जान जोखिम में डालने दो, डॉक्टर ने कहा। नहीं, मैं ये जोखिम स्वयं लेना चाहता हूँ। मुझे ही जाना है, हेटेरस ने शांति से कहा। लेकिन कप्तान, क्या आपकी जान सभी की सुरक्षा के लिए मुझ जैसे मूर्ख बूढ़े आदमी की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है? नहीं, जॉनसन, मुझे जाने दो। मैं खुद को अनावश्यक रूप से जोखिम में नहीं डालूंगा। इसके अलावा मुझे संभवतः आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। हेटेरस, डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब सीधे भालू के पास चलने से है? अगर मुझे यकीन होता कि मैं उस पर गोली चला सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सिर ही क्यों ना काटना पड़े, लेकिन मेरे आते ही वह भाग सकता है। नहीं, ब्रूइन एक चालाक आदमी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका मुकाबला कर सकें। तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? उसे शक होने से बचाते हुए उसके 10 कदम के भीतर पहुंचना। और आप इसका प्रबंध कैसे करेंगे? खैर, मेरी योजना काफी सरल है, हालांकि थोड़ी खतरनाक है। तुमने जो सील मारी थी उसकी खाल रख ली, है न? ये स्लेज पर है। ठीक है, चलो झोपड़ी में वापस चलते हैं और जॉनसन को यहाँ निगरानी करने के लिए छोड़ देते हैं। वे चले गए, जबकि बूढ़ा नाविक एक टीले के पीछे छिप गया, जिसने उसे भालू से पूरी तरह से छिपा दिया, जो अभी भी उसी स्थान और उसी स्थिति में खड़ा था। सील और भालू, आप जानते हैं, डॉक्टर, हेटेरस ने झोपड़ी में लौटते हुए कहा, ध्रुवीय भालू लगभग पूरी तरह से सील पर निर्भर रहते हैं। वे पूरे दिन दरारों के पास उनका इंतजार करते हैं, जैसे ही उनका सिर सतह से ऊपर आता है, वे उनका गला घोंटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये संभावना नहीं है कि एक भालू सील से डरेगा। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। हाँ, लेकिन किसी भी अन्य योजना को आजमाने की तुलना में इसमें सफलता की अधिक संभावना है, इसलिए मैं जोखिम उठाने का इरादा रखता हूँ। मैं सील की खाल पहनकर बर्फ पर रेंगने जा रहा हूँ। आओ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बंदूक लोड करो और मुझे दे दो। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि वह भी ऐसा ही करता, इसलिए वह चुपचाप हेटेरस के पीछे स्लेज तक गया और अपने तथा जॉनसन के उपयोग के लिए 2-2 कुल्हाड़ियां ले गया। हेटेरस ने जल्द ही अपना शौचालय बनाया और चमड़े में फिसल गया, जो उसे लगभग पूरी तरह से ढकने के लिए काफी बड़ा था। तो अब मुझे बंदूक दे दो, उसने कहा, और तुम जॉनसन के पास चले जाओ। मुझे अपने विरोधी पर बढ़त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साहस करो, हेटेरस, डॉक्टर ने कहा और उसे हथियार थमा दिया, जिसे उसने इस बीच सावधानी से लोड कर लिया था। डरो मत, लेकिन ध्यान रखना कि जब तक मैं गोली न चलाऊं, तुम लोग बाहर मत आना। डॉक्टर जल्द ही टीले के पीछे बूढ़े नाविक के पास गया और उसे बताया कि वे क्या कर रहे थे। भालू अभी भी वहीं था, लेकिन बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, मानो उसे खतरे का आभास हो गया हो। लगभग 15 मिनट बाद सील बर्फ पर दिखाई दी। वो काफी दूर तक घूम चुका था,
ताकि भालू को चौंका दे, और उसकी हर हरकत सील की नकल थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी धोखा खा जाता अगर उसे पता न होता कि वह हेटेरस है। ये बहुत बड़ी बात है, जॉनसन ने धीमी आवाज में कहा। भालू ने तुरंत ही कथित सील को देख लिया था, क्योंकि वह अपने आप को संभालता हुआ जानवर के पास आते ही उछलने की तैयारी कर रहा था, जाहिर तौर पर अपने मूल तत्व में वापस लौटना चाह रहा था और दुश्मन की निकटता से अनजान था। ब्रूइन ने अत्यंत विवेक के साथ काम करना शुरू कर दिया, हालांकि उसकी आंखें लालची शिकार को पकड़ने की इच्छा से चमक रही थीं, क्योंकि वह शायद 1 महीने या 2 महीने से उपवास कर रहा था। उसने अपने शिकार को अपने से 10 कदम की दूरी पर आने दिया और फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ आगे बढ़ा, लेकिन हेटेरस से 3 कदम की दूरी पर स्तब्ध और भयभीत होकर रुक गया, जो उस पल चौंक गया था और अपना भेष उतारकर एक घुटने पर बैठ गया और सीधे भालू के दिल पर निशाना साधा। उसने गोली चलाई और विशाल राक्षस बर्फ पर वापस लुढ़क गया। आगे, आगे, डॉक्टर चिल्लाया और हेटेरस की ओर तेजी से बढ़ा, क्योंकि भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था और एक पंजे से हवा में वार कर रहा था और दूसरे पंजे से अपने घाव को भरने के लिए बर्फ को फाड़ रहा था। हेटेरस ने कभी भी अपनी हरकत नहीं की, बल्कि चाकू हाथ में लेकर प्रतीक्षा करता रहा। उसने ठीक निशाना साधा था और एक सुनिश्चित और स्थिर निशाने से गोली चलाई थी। इससे पहले कि उसका कोई साथी आता, उसने चाकू को जानवर के गले में घोंप दिया और उसे मार गिराया, क्योंकि वह तुरंत नीचे गिर गया और फिर कभी नहीं उठ सका। हुर्रे, शाबाश, जॉनसन और डॉक्टर चिल्लाए, लेकिन हेटेरस यथासंभव शांत और शांत था और अपने शत्रु को निहारते हुए हाथ जोड़कर खड़ा था। जॉनसन ने कहा, अब मेरी बारी है। यह अच्छी बात है कि भालू मारा गया, लेकिन अगर हम उसे यहाँ ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो वह पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा और हम उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने तुरंत खाल उतारना शुरू कर दिया और यह एक बढ़िया काम था, क्योंकि वह विशालकाय चौपाया लगभग 1 बैल जितना बड़ा था। वो लगभग 9 फीट लंबा और 4 गोल था और उसके जबड़े में बड़े बड़े दांत 3 इंच लंबे थे। शव को चीरने पर जॉनसन को पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। जाहिर है कि जानवर को लंबे समय से कुछ नहीं मिला था, फिर भी वह बहुत मोटा था और उसका वजन 1500 पाउंड था। शिकारी इतने भूखे थे कि उनके पास मांस को पकाने के लिए घर ले जाने का धैर्य नहीं था और उन्हें इसे कच्चा खाने से रोकने के लिए डॉक्टर के समझाने की जरूरत थी। झोपड़ी में प्रवेश करते ही हर आदमी अपनी पीठ पर बोझ उठाए हुए था। क्लोबोनी को वातावरण में फैली ठंडक ने चौंका दिया। चूल्हे के पास जाने पर उसने पाया कि आग बुझ गई है। सुबह के रोमांचक काम ने जॉनसन को चूल्हे को फिर से भरने के अपने अभ्यस्त कर्तव्य की उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टर ने अंगारों को आग में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लाल चिंगारी भी नहीं मिली तो वह टिंडर लाने के लिए स्लेज के पास गया और जॉनसन से स्टील ले आया। बूढ़े नाविक ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन स्टील गायब पाकर हैरान रह गया। उसने दूसरी जेबों में टटोला, लेकिन वह वहां नहीं था। फिर वह फिर से झोपड़ी में गया और उस कंबल को हिलाया जिस पर वह पूरी रात सोया था, लेकिन उसकी खोज अभी भी असफल रही। वह अपने साथियों के पास गया और बोला, डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि आपके पास स्टील नहीं है? बिल्कुल, जॉनसन, और आपके पास भी नहीं है, कप्तान। मैं नहीं, हेटेरस ने उत्तर दिया। डॉक्टर ने कहा, ये हमेशा से आपके पास ही रहा है। खैर, अभी तो मुझे यह नहीं मिला है, जॉनसन ने पीला पड़ते हुए कहा। स्टील नहीं मिला, डॉक्टर ने दोहराया। उसके खो जाने के विचार से ही वह अनायास ही कांप उठा, क्योंकि आग जलाने के लिए उनके पास केवल यही एक साधन था। उन्होंने कहा, फिर से देखो, जॉनसन। नाविक जल्दी से उस एकमात्र जगह की ओर बढ़ा जिसके बारे में वह सोच सकता था, वह टीला जहां वह भालू को देखने के लिए खड़ा था। लेकिन खोया हुआ खजाना कहीं नहीं मिला और बूढ़ा नाविक निराश होकर वापस लौट आया। हेटेरस ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने केवल इतना कहा, यह एक गंभीर मामला है, डॉक्टर। ये सचमुच है, क्लोबोनी ने कहा। हमारे पास कोई उपकरण, कोई कांच तक नहीं है जिससे हम लेंस निकाल सकें और उसे जलते हुए कांच की तरह इस्तेमाल कर सकें।
नहीं, और यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि अभी सूरज की किरणें हमारी टिंडर को जलाने के लिए काफी तेज हैं। ठीक है, हेटेरस ने कहा, हमें कच्चे मांस से अपनी भूख मिटानी होगी और जितनी जल्दी हो सके जहाज की खोज करने के लिए फिर से निकल पड़ना होगा। हाँ, क्लोबोनी ने अपने आप से बात करते हुए उत्तर दिया, अपने विचारों में डूबा हुआ। हाँ, शायद ये काम कर जाए। क्यों नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं। तुम किस बारे में सपना देख रहे हो? हेटेरस ने पूछा। मेरे मन में अभी एक विचार आया है। डॉक्टर, आपके दिमाग में एक विचार आ गया, जॉनसन ने कहा, तब हम बच गए। क्या ये सफल होगा? यही प्रश्न है। आपका प्रोजेक्ट क्या है? हेटेरस ने पूछा। हमें एक लेंस चाहिए, चलो, हम एक बनाते हैं। कैसे? जॉनसन ने पूछा। एक बर्फ के टुकड़े के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? क्यों नहीं, बस जरूरत है सूर्य की किरणों को एक सामान्य केंद्र में इकट्ठा करने की, और बर्फ उस उद्देश्य को पूरा करेगी, साथ ही सबसे बढ़िया क्रिस्टल भी। क्या ये संभव है? जॉनसन ने कहा। हाँ, केवल मुझे ताजे पानी की बर्फ पसंद है, यह अन्य की तुलना में अधिक कठोर और पारदर्शी है। जॉनसन ने पास में एक टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आपके हाथ में है। मुझे लगता है कि यह ताज़ा पानी है, क्योंकि इसका रंग गहरा है और हरा है। तुम सही हो, अपनी कुल्हाड़ी लाओ, जॉनसन। जल्द ही एक अच्छा खासा टुकड़ा काट लिया गया, जो लगभग 1 फुट व्यास का था, और डॉक्टर ने काम शुरू कर दिया। उसने कुल्हाड़ी से उसे खुरदरे आकार में काटना शुरू किया, फिर उसने अपने चाकू से उस पर और अधिक सावधानी से काम किया, जितना संभव हो सके उतनी चिकनी सतह बनाते हुए, और अपनी उंगलियों से पॉलिश करने की प्रक्रिया पूरी की, जब तक कि उसे एक पारदर्शी लेंस नहीं मिल गया, मानो वह शानदार क्रिस्टल से बना हो। डॉक्टर के प्रयोग के लिए सूरज की रोशनी काफी तेज थी। टिंडर लाया गया और उसे लेंस के नीचे रखा गया ताकि किरणों को पूरी ताकत से पकड़ा जा सके। कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग गई, जिससे जॉनसन बहुत खुश हुआ। वो एक बेवकूफ की तरह नाचने लगा, खुशी से पागल हो गया और चिल्लाया, हुर्रे हुर्रे, जबकि क्लोबोनी जल्दी से झोपड़ी में वापस आया और आग जला दी। स्टोव जल्द ही दहाड़ने लगा, और कुछ ही मिनटों में भुने हुए भालू के स्टेक की खुशबू ने बेल को उसकी सुस्ती से जगा दिया। कल्पना की जा सकती है कि यह भोजन उन गरीब भूखे लोगों के लिए कितना शानदार रहा होगा। हालांकि डॉक्टर ने खाने में संयम बरतने की सलाह दी और खुद भी इसका उदाहरण पेश किया। ये हमारे लिए खुशी का दिन है, उन्होंने कहा, और हमें अपनी यात्रा के बाकी हिस्सों में भोजन की कमी महसूस होने का कोई डर नहीं है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें अभी और आगे जाना है, और मुझे लगता है कि हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम अब ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, अल्टामोंट ने कहा, जो लगभग पूरी तरह से अपनी बात कह सकता था। हम पोपोइस से 48 घंटे की दूरी पर होंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हमें वहां आग जलाने के लिए कुछ मिल जाएगा। मेरा लेंस अभी ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसे सूरज की ज़रूरत है, और ऐसे बहुत से दिन हैं जब वह ध्रुव से 4 डिग्री से भी कम दूरी पर यहाँ दिखाई नहीं देता। 4 डिग्री से भी कम, अल्टामोंट ने आह भरते हुए दोहराया। हाँ, मेरा जहाज किसी भी अन्य जहाज से कहीं ज़्यादा दूर चला गया है। अब समय आ गया है कि हम शुरुआत करें, हेटेरस ने अचानक कहा। हाँ, डॉक्टर ने दोनों कप्तानों की ओर असहजता से देखते हुए उत्तर दिया। कुत्तों को जल्दी से स्लेज पर जोत दिया गया, और मार्च पुनः शुरू हुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, डॉक्टर ने अल्टामोंट से असली मकसद जानने की कोशिश की, जिसके चलते वह इतनी दूर उत्तर की ओर आया था। लेकिन अमेरिकी ने केवल टालमटोल वाला जवाब दिया, और क्लोबोनी ने बूढ़े जॉनसन के कान में फुसफुसाया। हमारे पास 2 आदमी हैं जिनकी देखभाल की ज़रूरत है। आप सही हैं, जॉनसन ने कहा। हेटेरस इस अमेरिकी से कभी एक शब्द भी नहीं कहते, और मुझे कहना होगा कि इस आदमी ने खुद को बहुत आभारी नहीं दिखाया है। मैं यहाँ हूँ, सौभाग्य से, मिस्टर क्लोबोनी, जॉनसन ने कहा। अब ये यानकी फिर से जीवित हो गया है। मुझे कबूल करना चाहिए कि मुझे उसके चेहरे की अभिव्यक्ति पसंद नहीं है।
अगर उन्हें हेटेरस की परियोजनाओं पर संदेह नहीं है तो मैं बहुत गलत हूँ। क्या आपको लगता है कि उसके भी हालात ऐसे ही थे? कौन जानता है। ये अमेरिकी, जॉनसन, साहसी और हिम्मत वाले लोग हैं। ये काफी संभव है कि एक अमेरिकी भी एक अंग्रेज जितना ही करने की कोशिश करेगा। तो फिर आपको लगता है कि अल्टामोंट? मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन उसका जहाज निश्चित रूप से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा है। लेकिन क्या अल्टामोंट ने यह नहीं कहा था कि वह बर्फ के बीच फंस गया था और उसे वहां खींचकर लाया गया था? उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे लगा कि बोलते समय उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फांसी लगाओ। ये बहुत बुरा काम होगा, मिस्टर क्लोबोनी, अगर दो समान दर्जे के लोगों के बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा हो गई। भगवान न करे, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जॉनसन। मुझे आशा है कि अल्टामोंट को याद होगा कि उसका जीवन हमारे लिए ऋणी है। लेकिन क्या अब हम उसके प्रति अपने ऋणी नहीं हैं? मैं मानता हूँ, हमारे बिना वो इस समय जीवित नहीं होता, लेकिन उसके और उसके जहाज के बिना हमारा क्या होगा? खैर, मिस्टर क्लोबोनी, आप किसी भी तरह से चीजों को सीधा रखने के लिए यहाँ हैं, और यह एक आशीर्वाद है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, जॉनसन। यात्रा बिना किसी नई घटना के आगे बढ़ी, लेकिन शनिवार की सुबह यात्रियों ने खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जिसका चरित्र बिल्कुल बदल गया था। अब तक उनके सामने बर्फ का विस्तृत समतल मैदान फैला हुआ था, लेकिन अब उल्टे हिमखंड और टूटे हुए टीले क्षितिज पर छाए हुए थे, जबकि ताजे पानी की बर्फ के लगातार गिरते हुए टुकड़े ये दिखा रहे थे कि कोई तट निकट है। अगले दिन भालू के पंजे से भरपूर नाश्ता करने के बाद छोटा समूह अपने मार्ग पर आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता थका देने वाला और कष्टदायक हो गया। अल्टामोंट बुखार भरी चिंता के साथ क्षितिज को देखता रहा, एक ऐसी चिंता जो उसके सभी साथियों की थी, क्योंकि हेटेरस द्वारा की गई अंतिम गणना के अनुसार वे अब ठीक 83 डिग्री 35 अक्षांश और 120 डिग्री 15 देशांतर पर थे, और जीवन या मृत्यु का सवाल दिन खत्म होने से पहले ही तय हो जाएगा। अंततः दोपहर लगभग 2 बजे अल्टामोंट ने एक ऐसी चीख लगाई कि पूरा समूह वहीं रुक गया, और एक सफेद पिंड की ओर इशारा करते हुए, जिसे आसपास के हिमखंडों से अलग कोई और नहीं देख सकता था, ऊंची गूंजती आवाज में चिल्लाया, शिनशुमार पोपोइस। ये 24 मार्च था, और पाम संडे, पुरानी दुनिया के कई शहरों और गांवों में एक उज्ज्वल, हर्षोल्लासपूर्ण दिन, लेकिन इस उजाड़ क्षेत्र में कैसा शोकपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ कोई विलो शाखाएं नहीं थीं, जिनमें चांदी के फूल हों, यहाँ तक कि एक भी मुरझाया हुआ पत्ता नहीं दिख रहा था, घास का एक तिनका भी नहीं। फिर भी यह यात्रियों के लिए एक खुशी का दिन था, क्योंकि यह उन्हें उस मृत्यु से शीघ्र मुक्ति का वादा कर रहा था जो उन्हें अपरिहार्य लग रही थी। वे तेजी से आगे बढ़े, कुत्तों ने नई ऊर्जा दिखाई और डुक ने बहुत जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जब तक कि वे जहाज पर नहीं पहुंच गए। पोपोइस पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब गया था। जहाज के मलबे में उसके सभी मस्तूल और रस्सियां नष्ट हो गई थीं, और वह चट्टानों के बिस्तर पर पूरी तरह से अपनी तरफ लेटी हुई थी, जिससे उसका पतवार सबसे ऊपर था। उन्हें जहाज की एक झलक पाने से पहले 15 फीट बर्फ हटानी पड़ी, और बड़ी मुश्किल से वे जहाज पर चढ़ पाए, और उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि जहाज के सामान के भंडार पर किसी 4 पैर वाले लुटेरे का हमला नहीं हुआ था। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जहाज रहने लायक नहीं था। कोई बात नहीं, हेटेरस ने कहा, हमें एक बर्फ का घर बनाना होगा और जमीन पर आराम से रहना होगा। हाँ, लेकिन हमें इस पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा। जब तक हम इस पर काम कर रहे हैं, हमें इसे अच्छी तरह से करना चाहिए, और कुछ समय के लिए हम जहाज पर ही काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा, मजबूत घर बनाना है, जो हमें भालुओं और ठंड से बचाएगा। मैं आर्किटेक्ट बनने का काम करूंगा, और आप देखेंगे कि मैं इस काम को कितना बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। मुझे आपकी प्रतिभा पर संदेह नहीं है, मी क्लोबोनी, जॉनसन ने उत्तर दिया, लेकिन इस बीच हम यहाँ अपना निवास स्थान बनाने के बारे में विचार करें, और जो कुछ भी हमें मिलेगा उसकी सूची बनाएं। यहाँ किसी भी प्रकार की नाव दिखाई नहीं देती, और मुझे डर है कि ये लकड़ियाँ इतनी खराब हालत में हैं कि उनसे नया जहाज नहीं बनाया जा सकता।
मुझे नहीं मालूम, क्लोबोनी ने जवाब दिया। समय और विचार चमत्कार करते हैं, लेकिन हमारा पहला काम एक घर बनाना है, जहाज नहीं। मैं एक समय में एक ही काम करने का प्रस्ताव करता हूँ। और यह बिल्कुल सही भी है, हेटेरस ने कहा। तो हम फिर से किनारे पर जाएंगे। वे अपनी जांच का नतीजा बेल और अल्टामोंट को बताने के लिए स्लेज पर वापस लौटे और दोपहर करीब 4 बजे पांचों लोगों ने मलबे पर खुद को यथासंभव स्थापित कर लिया। बेल ने तख्तों और स्पर से एक संतोषजनक समतल फर्श बनाने में कामयाबी हासिल की थी। सख्त कुशन और झूले को स्टोव के चारों ओर पिघलाने के लिए रखा गया था और जल्द ही इस्तेमाल के लिए उपयुक्त थे। अल्टामोंट डॉक्टर की सहायता से बिना किसी परेशानी के जहाज पर चढ़ गया और उसके मुंह से संतुष्टि की एक सांस निकली, जैसे कि वह एक बार फिर अपने घर पर महसूस कर रहा हो, एक ऐसी सांस जो जॉनसन के कानों को किसी अच्छे संकेत से कम नहीं लगी। शेष दिन उन्होंने आराम करने में बिताया और भालू के अवशेषों से बने अच्छे भोजन के साथ साथ भरपूर मात्रा में बिस्कुट और गर्म चाय का आनंद लिया। अगली सुबह हेटेरस और उसके साथियों को उठने में देर हो गई, क्योंकि अब उनके दिमाग में कल के बारे में कोई चिंता नहीं थी और वे जब तक चाहें सो सकते थे। बेचारे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे उपनिवेशवासी सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, जो यात्रा के सभी कष्टों को भूल चुके हैं और केवल अपने सामने आने वाले नए जीवन के बारे में सोच रहे हैं। खैर, ये तो कोई बात है, डॉक्टर ने खुद को जगाते हुए और अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। किसी व्यक्ति को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे अपना अगला बिस्तर और नाश्ता कहाँ मिलेगा। जॉनसन ने कहा, इससे पहले कि हम कुछ कहें, आइए देखें कि इसमें क्या है। पोपोइस को लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से सुसज्जित और तैयार किया गया था, और जब उन्होंने बची हुई चीज़ों की सूची बनाई तो उन्हें 6150 पाउंड आटा, चर्बी और किशमिश मिली, 2000 पाउंड नमकीन बीफ और पोर्क, 1500 पाउंड पेमिकन, 700 पाउंड चीनी और इतनी ही चॉकलेट, 1.5 पेटी चाय जिसका वजन 96 पाउंड था, 500 पाउंड चावल, कई बैरल संरक्षित फल और सब्जियां, नींबू का रस, सभी तरह की दवाइयां और 300 गैलन रम और ब्रांडी। बारूद, बॉल और शॉट की भी बड़ी मात्रा थी और कोयला और लकड़ी भी बहुत ज्यादा थी। कुल मिलाकर उन पांचों लोगों के लिए 2 साल से अधिक समय तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध था तथा भूख या ठंड से मृत्यु का सारा भय समाप्त हो गया था। ठीक है हेटेरस, अब हमें जीने के लिए पर्याप्त कुछ मिल गया है, डॉक्टर ने कहा, और ध्रुव तक पहुंचने में हमें कोई बाधा नहीं है। पोल, हेटेरस ने प्रतिध्वनित किया। हाँ, क्यों नहीं? क्या हम गर्मियों के महीनों में जमीन के रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते? हम जमीन के रास्ते तो जा सकते हैं, लेकिन पानी कैसे पार कर सकते हैं? शायद हम जहाज के कुछ तख्तों से नाव बना सकें। एक अमेरिकी जहाज से, कप्तान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्लोबोनी ने इतनी समझदारी दिखाई कि उसने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही बातचीत का रुख बदल दिया और कहा, ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि हमें किस पर निर्भर रहना है। हमें अपना घर और स्टोर रूम बनाना शुरू करना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है और बेल, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को अलग पहचान दोगे, उन्होंने आगे कहा। मैं तैयार हूँ, मिस्टर क्लोबोनी, बेल ने उत्तर दिया, और जहाँ तक सामग्री की बात है तो यहाँ घरों और सड़कों वाले एक शहर के लिए पर्याप्त सामग्री है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम हडसन की खाड़ी कंपनी की नकल करके संतुष्ट हो जाएंगे। वे भारतीयों और जंगली जानवरों के खिलाफ किलेबंदी करके खुद को मजबूत बनाते हैं। हमें बस यही चाहिए, एक तरफ घर और दूसरी तरफ स्टोर, एक दीवार और 2 बुर्ज। मुझे एक योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर, अगर आप ये काम अपने हाथ में लेंगे, जॉनसन ने कहा, मुझे यकीन है कि आप इसमें सफल होंगे। ठीक है, काम का पहला हिस्सा है मैदान चुनना। क्या तुम हमारे साथ आओगे हेटेरस? मैं ये सब आप पर भरोसा करता हूँ, डॉक्टर, कप्तान ने जवाब दिया। मैं तट पर देखने जा रहा हूँ। अल्टामोंट अभी भी किसी भी काम में भाग लेने में असमर्थ था, इसलिए वह जहाज पर ही रहा, जबकि अन्य लोगों ने अज्ञात महाद्वीप का अन्वेषण शुरू कर दिया। तट की जांच करने पर उन्होंने पाया कि पोपोइस खतरनाक चट्टानों से भरी एक खाड़ी में था और पश्चिम में, जहां तक नजर जा सकती थी, समुद्र फैला हुआ था,
जो अब पूरी तरह से जम गया था। हालांकि अगर बेल्च और पेनी की बात पर विश्वास किया जाए तो गर्मियों के महीनों में खुला रहता है। उत्तर की ओर समुद्र में एक प्रायद्वीप फैला हुआ था और लगभग 3 मील दूर एक मध्यम आकार का द्वीप था। इस तरह से बनाई गई सड़क जहाज़ों को सुरक्षित लंगर डालने का मौका देती, लेकिन इसमें प्रवेश करना मुश्किल था। डॉक्टर के हिसाब से काफ़ी दूर अंतर्देशीय एक अकेला पहाड़ था, जो लगभग 3000 फीट ऊंचा था, और किनारे से उठने वाली खड़ी चट्टानों के आधे रास्ते पर उन्होंने एक गोलाकार पठार देखा, जो 3 तरफ से खाड़ी की ओर खुला था और चौथी तरफ 120 फीट ऊंची खड़ी दीवार से घिरा हुआ था। डॉक्टर को लगा कि यह घर प्राकृतिक रूप से किलेबंद है और इसीलिए ये घर बनाया जाना चाहिए। बर्फ में सीढ़ियां काटकर वे ऊपर चढ़ने में सफल हुए और उन्होंने घर को और करीब से देखा। उन्हें जल्द ही विश्वास हो गया कि इससे बेहतर नींव नहीं हो सकती, और उन्होंने जमीन पर 10 फीट से अधिक गहरी जमी सख्त बर्फ को हटाकर तुरंत काम शुरू करने का संकल्प लिया, क्योंकि आवास और गोदाम दोनों के लिए ठोस नींव होना आवश्यक है। इस तैयारी के काम में पूरा सोमवार, मंगलवार और बुधवार लग गया। आखिरकार वे सख्त ग्रेनाइट तक पहुंच गए, जिसमें दाने भी ठीक ठाक थे और गार्नेट और फेल्सपार के क्रिस्टल थे, जो कुदाल के हर वार के साथ बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर ने बर्फ के घर के आकार और योजना पर फैसला किया। इसे 3 कमरों में विभाजित किया जाना था, क्योंकि उन्हें बस एक शयन कक्ष, बैठक कक्ष और रसोई की जरूरत थी। बैठक कक्ष बीच में होना था, रसोई बाईं ओर और शयन कक्ष दाईं ओर। 5 दिनों तक वे लगातार मेहनत करते रहे। बहुत सारा सामान था और दीवारों को गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ को झेलने के लिए पर्याप्त मोटा होना जरूरी था। घर पहले से ही एक भव्य रूप प्रस्तुत करने लगा था। सामने 4 खिड़कियां थीं, जो एस्क्विमॉक्स शैली में बर्फ की शानदार चादरों से बनी थीं, जिनसे प्रकाश धीरे धीरे अंदर आता था, जैसे कि पाले से ढके शीशे से। बाहर बैठक कक्ष की 2 खिड़कियों के बीच एक लंबा ढका हुआ रास्ता था। ये प्रवेश द्वार था और इसे पोपोइस के केबिन से लिया गया एक मजबूत दरवाज़ा बंद करके बंद किया गया था। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो डॉक्टर अपने प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि यह किस वास्तुकला शैली का था। यह मजबूत था और यही सबसे बड़ी बात थी। अगला काम था पोपोइस का सारा फर्नीचर अंदर लाना। सबसे पहले बिस्तर लाए गए और उन्हें सोने के कमरे में बड़े स्टोव के चारों ओर बिछा दिया गया। फिर बैठने के कमरे के लिए कुर्सियां, मेज़ें, आराम कुर्सियां, अलमारियां और बेंचें आईं और आखिर में रसोई के लिए जहाज़ की भट्टियां और खाना पकाने के बर्तन। जमीन पर बिछाए गए पाल कालीनों का काम करते थे और भीतरी दरवाज़ों का भी काम करते थे। घर की दीवारें 5 फीट से ज़्यादा मोटी थीं और खिड़कियां तोपों के लिए बने पोर्टहोल जैसी थीं। हर हिस्सा जितना संभव था उतना मजबूत था और इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। फिर भी अगर डॉक्टर की चलती तो वह जनवरी 1740 में सेंट पीटर्सबर्ग में बने आइस पैलेस की विनम्र नकल करते हुए हर तरह की सजावटी चीज़ें बनाता, जिसके बारे में उसने एक कहानी पढ़ी थी। शाम को काम के बाद उसने अपने साथियों को इसकी भव्यता, सामने की तोपों और बेहतरीन सुंदरता की मूर्तियों और दिन में अपनी सूंड से पानी और रात में जलते हुए नेफ्था को उगलने वाले अद्भुत हाथी का वर्णन करके खुश किया। ये सब बर्फ से काटे गए थे। उसने अंदर का हिस्सा भी दिखाया, जिसमें मेज़ें, टॉयलेट टेबल, आईने, कैंडेलेब्रा, मोमबत्तियाँ, बिस्तर, गद्दे, तकिए, पर्दे, टाइम पीस, कुर्सियाँ, ताश के पत्ते, अलमारी, पूरी तरह से सजे हुए। वास्तव में फर्नीचर के रूप में जो कुछ भी उल्लेख किया जा सकता था, वह सब कुछ और पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ। ये ईस्टर, रविवार 31 मार्च का दिन था, जब यात्रियों ने अपने नए निवास में खुद को स्थापित किया और बैठक कक्ष में दिव्य सेवा करने के बाद उन्होंने शेष दिन आराम करने में बिताया। अगली सुबह उन्होंने गोदाम और बारूद का भंडार बनाने का काम शुरू कर दिया। इसमें पूरा 1 सप्ताह लग गया, जिसमें जहाज को खाली करने में लगा समय भी शामिल था, जो काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि तापमान इतना कम था कि वे एक बार में कई घंटों तक काम नहीं कर सकते थे। आखिरकार 8 अप्रैल को प्रावधान, ईंधन और गोला बारूद सभी सुरक्षित रूप से जमीन पर रखे गए और अपने अपने स्थानों पर जमा कर दिए गए।
ग्रीनलैंड के कुत्तों के लिए घर से थोड़ी दूरी पर एक तरह का कैनल बनाया गया था, जिसे डॉक्टर ने डॉग पैलेस नाम दिया था। डुक अपने मालिक के क्वार्टर में रहता था। अब जो कुछ किया जाना बाकी था, वह था कि पठार के चारों ओर किलेबंदी के लिए एक दीवार खड़ी करना। 15 तारीख तक ये भी पूरा हो गया था, और बर्फ का घर एस्क्विमॉक्स की पूरी जनजाति या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण आक्रमणकारी को चुनौती दे सकता था, अगर वास्तव में इस अज्ञात महाद्वीप पर कोई भी इंसान पाया जाता, क्योंकि हेटेरस, जिसने खाड़ी और आसपास के तट की बारीकी से जांच की थी, वो उन झोपड़ियों के कम से कम निशान नहीं खोज पाया था जो आमतौर पर ग्रीनलैंड जनजातियों द्वारा अक्सर तटों पर पाए जाते हैं। पोपोइज और फॉरवर्ड के जहाज के टूटने वाले नाविक पहले व्यक्ति थे जिनके पैर कभी इस एकांत क्षेत्र में पड़े थे।